होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ बीटा glucose. One glucose attached to other glucose through which bond? Other glucose by beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोगों ने तो एक बात याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर, देखो ग्लूकोज मोनोमर है, पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस दुनिया में जितना भी है उसमें सबसे सारे कौन है? ग्लूकोज। लेकिन अगर पॉलीमर की बात करें तो वो कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट एल्गी। एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या होता है? तो सी गा मामी, सी गा मामी, और इसमें होता है सेल ही पे प्रॉब्लम। सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। यहाँ पे सेलुलोज, गैलेक्टान, अब गैलेक्टान तुम लोग को नहीं मालूम होगा क्या होता है, ये बताता हूँ। मैनान, ये भी नहीं मालूम होगा, बस सीधे रहते होगे। मिनरल, मिनरल लाइक कैल्शियम। तो जनता जवाब चाहती है व्हाट इज गैलेक्टान एंड मैनान। देखो सेलुलोज के बारे में इतनी बात याद रखना है, स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया था। वाटर insoluble homopolymer of beta glucose 1 glucose attached to other glucose by beta 1,4 glycosidic bond and most abundant organic is cellulose। सेलुलोज का एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, सेलुलोज है ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सेलुलोज के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल का हैव ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। हैव ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या काम होता है? आप जो पेपर लिख रहे हो किसका बना है? सेलुलोज का। आपने याद करो कॉटन का इस्तेमाल करके छाना था किसको? ऑर्गेनिक मिल्क, वो किस चीज़ का है? सेलुलोज का। आपने सेलोफेन पेपर का नाम सुना है, वो क्या है? सेलुलोज। तो सेलुलोज का इस्तेमाल जैसे होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेरिस कार्बोक्सी आर्टिफिशियल टीयर। आँख का डॉक्टर जो लिखता है ना, आँख में ड्रॉप, जिसका आँख में पानी कम बनता है, तुमको क्यों बता रहा हूँ, तुम समझ रही हो। तो आर्टिफिशियल टीयर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज आंसू बनाने में काम आता है, आर्टिफिशियल आंसू को बनाने में। सेलुलोज का इस्तेमाल होता है रॉकेट का फ्यूल बनाने में, सॉलिड फ्यूल। समझ रहे हो बात को?
तो सेलुलोज हैव ए ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। सेलुलोज का इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉटन, बात को। तो सेलुलोज हैव ए ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब क्या क्या होता है वो इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना। एक बात और इसी चैप्टर में पढ़ोगे, और इस बात को मैं एकदम स्टार लगा के लिख रहा हूँ, सेलुलोज इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये बात आगे समझ में आएगा, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये भी आपके बुक में इसी चैप्टर में टेबल 9.3 में लिखा हुआ है, जाके देख लो, खोल के देखो। टेबल 9.3 में एनसीईआरटी की बुक में देखो लिखा हुआ है सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है कि नहीं। देखो पॉलीमर लिखा होगा टेबल 9.3 में, और उसमें लिखा होगा सेलुलोज इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड, उसी में लिखा होगा टेबल 9.3 में पॉलीमर, और पॉलीमर के सामने क्या लिखा हुआ है, सेलुलोज लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो क्या होता है हम बताएंगे वो आगे। अब आ जाओ, ये वर्ड क्या है, देखो कहीं पे ये हो गया, इधर वाला तो हो गया होगा। इस संडे में तुम लोग का मैं सोच रहा हूँ 2.5 घंटा क्लास लेने का, नहीं हो पाएगा सिलेबस, 2 घंटा, चलो 6 से 8। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ समोसा नहीं, अरे और भी कुछ फरमाइश करो, और कुछ।
ग्लाइकान, लिखो ग्लूकान, एलेक्टान, फ्रक्टान, मैनान। क्या है? जिसमें से दो वर्ड आपने सुन रखा है, गैलेक्टान और मैनान, ये दो वर्ड सुन रखा है। देखो, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकान। पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, सॉरी फॉर दैट, मोनोसेकेराइड। किसी भी मोनोसेकेराइड के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकान। और ग्लूकान पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान से लिखते चलो, तुम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ मैनोज, याद है? हेक्सोसिस का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा मैनोज एक दूसरे से मिल गया तो क्या बन जाएगा? मैनान। बहुत सारा गैलेक्टोज एक दूसरे से मिल जाए तो क्या बनेगा? गैलेक्टान, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो अगर मान लो जैसे सेल वाला ऑफ एल्गिन में गैलेक्टान और मैनान है, तो गैलेक्टान इज अ पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज एंड मैनान इज अ पॉलीमर ऑफ मैनोज। कोई दिक्कत? और ग्लूकान के एग्जाम्पल क्या है? तो ग्लूकान का एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इन सब में ग्लूकोज ही तो है। अब ये अलग बात है कि इसमें बॉन्ड अलग है, इसमें बीटा ग्लूकोज है, इन दोनों में अल्फा ग्लूकोज है, इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों लिंकेज है, इसमें इसमें अमाइलो चेन है, अमाइलोपेक्टिन दोनों है, इसमें सिर्फ अमाइलोपेक्टिन है। इसके अमाइलोपेक्टिन में ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसके अमाइलोपेक्टिन में कम ब्रांचिंग है। दैट्स ऑल। इसका एग्जाम्पल आप लोग अभी पढ़ाएंगे, इन्यूलिन। इन सब के एग्जाम्पल नहीं है आपके बुक में। चलो, अब नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया ना? हाँ, जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड है इन्यूलिन। इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज। अब इसमें बस इतना याद रखना कि ये बीटा फ्रक्टोज का है। वन बीटा फ्रक्टोज बाइंड विथ another by beta 2 1 linkage, beta 2 1 linkage। तीसरा, फाउंड इन ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट बोटनी वाले से पूछना, मुझे नहीं, मुझे याद है, मैं सब भूल चुका हूँ। ऑफ डहलिया प्लांट, मुझे नहीं मालूम ट्यूबरस रूट क्या होता है, एस्पागेरस प्लांट एक्सेट्रा। मुझे ये बात नहीं मालूम कि ट्यूबरस रूट क्या होता है। यूज्ड इन, ये याद रखना, ये हम लोग बात करेंगे जब Sc3 प्रोडक्ट है। यूज इन टेस्टिंग ऑफ रीनल फंक्शन। आज मेरे टीचर आ रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने उनके बेटी को पढ़ा के JNMC में भेज दिया। वसीम रिजवी साहब, तुम में से कुछ बच्चे जानते होंगे, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ही हैज टॉट मी, उनके बेटी को मैंने पढ़ा के सर JNMC में भेज दिया। तुम ठीक है ना? नहीं, अभी उनका कॉल आया था मेरे पास, तो मतलब इस बात से खुशी मिलती है कि देखो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, मैं उनके बच्चे को पढ़ा के, मतलब तो ये एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं उनके कभी एहसान को नहीं भूल सकता, कभी नेवर, क्योंकि ही वाज माय टीचर। और लेकिन मतलब अभी मुझे कॉल की तरह तो बाई चांस ध्यान आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन्यूलिन के बाद ये लिख लिया ना, तो जल्दी करो। तो ये सब देखो हमने पॉलीसेकेराइड में, जल्दी करो यार, बहुत शान लगाते हो। एक तो तुम लोग लिखते नहीं, इतना क्लास करने से भागते हो, 1 घंटा में लिखते हो, इतना इतना चीज को लिखने में 1 घंटा लगता है तुम लोग। हाँ,
जल्दी करो। देखो, पॉलीसेकेराइड आप लोगों ने याद कीजिए, दो तरह से हमने बताया था। कौन कौन सा? होमो एंड हेट्रो। और होमो में हमने बताया था सिंपल होमोपॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल होमोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या? स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, इन्यूलिन। और ये सब देख लिया आपने, सबका स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स होमोपॉली। और इसमें एग्जांपल होता है काइटिन। बस एक ही पढ़ना है, काइटिन। काइटिन का नाम तो सबने सुना है ना? काइटिन तो सुना है ना सबने? कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोडा। It is a second most abundant organic polymer. Second most abundant organic polymer. Most abundant organic polymer, cellulose. And second most organic polymer ये, इसको चिटिन भी पढ़ते हैं, मैं बता दूं। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसको चिटिन पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में काइटिन पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो अब आ जाओ, आप लोगों को एक बीटा ग्लूकोज लिखना है। बीटा ग्लूकोज। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका? काइटिन। हाँ बस हेलो। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है? व्हाट इज दिस? बीटा ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ये क्या है भाई? इसका देखो बैटरी निकल गया। ओए भाई, देखो बीटा ग्लूकोज। बनाओ इसको जल्दी से। व्हाट इज दिस? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, नाग। व्हाट इज दिस? दिस इज द नाग। नाग सांप नहीं होता है, वो नहीं रहे। हम्म, 1 2 3 4 5।
ये क्या है? नाग। और सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है? सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन पे है CONCH3, यही ना अटैच? सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है? यही है नहीं? और इसका नाम होता है नाग। नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड दिस इज द यूनिट ऑफ नाग। चल लिखो। दिक्कत? ये हो गया ना? चलो, मुझे मालूम नहीं हुआ, तुम लोग हो बकलोल, बताने की जरूरत नहीं। हम्म? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को। ये सेकेंड पोजीशन पे ये अटैच होता है। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है? अटैच एट सेकेंड पोजीशन। इसका कोई नाम नहीं है, अटैच होगा तो नाम मुझे नहीं मालूम, केमिस्ट्री में होगा। अटैच एट सेकेंड पोजीशन। इसको शायद कहते हैं ग्लूकोसेमाइन। इसको क्या कहते हैं? सेमाइन, ग्लूकोसेमाइन कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या कहते हैं। शायद इसको कहते हैं यूनिट ऑफ ग्लूकोसेमाइन। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन शायद, आई एम नॉट कंफर्म, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना? केमिस्ट्री वाले सर से पूछना या जाके गूगल पर देख लेना। ठीक है ना? तो अगर सेकेंड पोजीशन पे किसकी जगह पे, OH की जगह पे क्या अटैच हो जाए? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो बीटा ग्लूकोज से क्या बना? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। अब देखो, आप याद करो,
ये क्या है, सेल्यूलोज है कि नहीं? है कि नहीं सेल्यूलोज? याद है ना? अब देखो सेकेंड पोजीशन पे इसमें अटैच हो जाए एन, ये क्या कहलाएगा? अब ये सेल्यूलोज नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा काइटिन। द यूनिट ऑफ काइटिन इज नाक, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड। यूनिट ऑफ काइटिन इज है, क्या बात कर रही है? यूनिट ऑफ काइटिन, ये क्या है? ये सब इंडिविजुअली क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड। तो ये पूरा क्या स्ट्रक्चर है किसका? काइटिन का। यूनिट ऑफ, ये हो गया काइटिन, काइटिन का यूनिट क्या होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड। एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो अपने घर रहिए, नहीं प्रॉब्लम है तो यस बोलिए। एनी प्रॉब्लम? यस कहाँ बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो प्लीज, इसको कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड क्यों कहते हैं ये बताओ। एक इंसान है, ये एक इंसान है ऐसा है, रुको, एक ऐसे ऐसे इंसान है, ऐसे ऐसे इंसान है, ऐसे ऐसे इंसान है। अब ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये सब इंसान सिंपल सिंपल है, कोई बात नहीं। अब एक इंसान का गर्दन ऐसे तोड़ के ऐसे कर दिया, अब फिर और दूसरे इंसान का गर्दन ऐसे करके ऐसे कर दिया, और तीसरा इंसान का पेट को ऐसे पचका दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ, तो ये कॉम्प्लेक्स इंसान का क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड हो गया। ये कॉम्प्लेक्स, इसके यूनिट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसके यूनिट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज का यूनिट क्या है? सिंपल है, सिंपल ग्लूकोज है, और इसका ग्लूकोज का डेरिवेटिव है कौन? नाम नाम नाग इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, नाग इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये भी याद रखना है, नाग इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का पॉलीमर, जो इस डेरिवेटिव का पॉलीमर क्या है? काइटिन। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि काइटिन का यूनिट क्या है? नाग। कौन? और नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल। और अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखें तो आपको ये बहुत काम आएगा इन फ्यूचर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये है एन एसिटाइल ग्लूकोज। कोई दिक्कत? तो ये कहानी हो गई होमोपॉलीसेकेराइड की। अब थोड़ा सा एक दो बात याद करना जानना है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये हो गया इधर का, कोई दिक्कत इसमें? नाक का एग्जाम्पल याद रहेगा? कैसे क्या किया? तो बीटा ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। तो काइटिन में देखो, कहीं कहीं आप देखोगे लिखा रहता है बीटा नाग, तो मुझे नहीं लगता कि बीटा नाग समझने में कोई दिक्कत होगा, ऐसे लिखा रहता है, समझ रहे हो ना? बीटा ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, इसलिए कहीं कहीं बीटा नाग लिखा रहता है, तो इस बात को कंफ्यूज मत होना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स होमो
हमने देखा पॉलीसेकेराइड दो तरह का, कौन कौन सा? होमो होमो पॉलीसेकेराइड कितने तरह का? दो तरह का, होमो हेट्रो। हेट्रो में कई सारे होते हैं, हेट्रो पॉलीसेकेराइड बहुत सारे होते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से? आपने देखा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। होमो पॉलीसेकेराइड में कौन सा? सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। और हेट्रो पॉलीसेकेराइड में आपको एक तो याद रखना है पेप्टाइडो ग्लाइकान, ये नहीं भूलना है। क्या होता है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पेप्टाइडो ग्लाइकान, ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। आपने पढ़ा था कॉन्ड्रिटिन सल्फेट टिश्यू में कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पाया जाता है। यस। आपने ब्लड में पढ़ा था हेपारिन, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपोलिस। आप पढ़ेंगे ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकान, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, बस नाम ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा हम लोग, चूंकि आप सबने पढ़ रखा है पेप्टाइडोग्लाइकान। ग्लाइकान किसको कहते हैं रे? पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, और यहाँ पे है पेप्टाइडोग्लाइकान। बताऊंगा, अभी बताता हूँ, घबराऊंगा। तो हम लोग को ये बताओ, आप सबने पढ़ रखा है कि नहीं? पेप्टाइडोग्लाइकान फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ, या फाउंड इन नहीं कहो, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड बाई, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड बाई विच? पेप्टाइडोग्लाइकान। और भी चीजें होती हैं, जैसे कि एनीवन पढ़े होगे टिकोइक एसिड? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? लाइपोपॉलीसेकेराइड तुम लोगों का सब खत्म कर दिया है। इनके सेल वाल में और होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, प्लस टिकोइक एसिड। लिख लो, काम आएगा जिंदगी में। ये सब होता है सेल वाल के, बैक्टीरिया के सेल वाल में। अब ये तो पढ़ा हुआ, बैक्टीरिया दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। किस बैक्टीरिया में के सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा होता है? अरे ग्राम पॉजिटिव में कि ग्राम निगेटिव में? ग्राम, ग्राम निगेटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड ज्यादा होता है, और ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा होता है। इतना तो आपको आना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो आप लिख लीजिए। देखो क्या होता है ना, हम लोग को डिटेल में तो मुझे नहीं मालूम अब क्या सिलेबस है, पुराना हम लोग के टाइम पे ये सब था, और इनफैक्ट रिसेंटली तक था, आई थिंक 3-4 साल पहले तक था, कोविड के बाद शायद हटा दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वाल में क्या होता है, ये भी शायद नहीं, आप लोग ऐसे बता दो, चलो बता दो, कुछ भी तुक्का मारो। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। अब को ये क्या बोला है भाई? आपने यूरो पढ़ा था, यूरोकोर्टिका एक जो क्या था, ट्यूनिसिन, एंड ट्यूनिसिन इज अ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस। याद करो, यूरोकोर्टिका का दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिका था, बिकॉज दे आर एक्सोस्केलेटल मेड बाय ट्यूनिसिन, एंड ट्यूनिसिन इज अ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस। सेलुलोज नहीं है लेकिन सेलुलोज के साथ, वैसे ही सेलुलोज नहीं है लेकिन एक पॉलीसेकेराइड होता है किसमें? आर्की बैक्टीरिया के सेल वाल में, उसको कहते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। आपको एमसीक्यू के बुक में जरूर मिलेगा, आप चाहो तो लिख लो, 2 बात लिख लो मेरी तरफ से, आपको अपना हो सकता है हेल्प करे नहीं करे, मुझे याद नहीं है बोटनी का, लेकिन मुझे पुराना जमाना में जो हमने पढ़ाते आए हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बैक्टीरिया में 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये सब आपने पढ़ा होगा। ग्राम पॉजिटिव में लॉट्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, वेरी थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान।
इतना तो जान लो। और इसमें वेरी थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, बस इतना जान लो। एमसीक्यू के बुक में मिलेगा, हो सकता है मे भी नीट में पूछा जाए, मुझे नहीं मालूम। आर्कीबैक्टीरिया में होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज के जैसा होता है लेकिन सेलुलोज नहीं होता है। और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? बस इतना जानिए। अब आ जाओ, आप सबने पढ़ा होगा, ये है पेप्टाइडोग्लाइकान। मैं यहाँ पे एक फोटो बना रहा हूँ। ए, इसका क्लोन कैसे बनता है? नहीं बनता है। ही बाद में करना। रिंकिया के पापा करेला ही। सुना है? हम्म। रिंकिया के पापा करेला। ये सुना कि नहीं दे? हाँ, ये तो जरूर सुना होगा। हाँ, यही तुम सुनोगी, बहुत तेज आवाज निकल रहा है। हाँ, यही तुम सुनोगी और कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी। रिंकिया के पापा का सुनोगी कि वो ही कर लगी, हा करे। हाँ। हम्म, ही। हम्म। What is this? This is a peptidoglycan. This is the peptidoglycan. नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, और नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। और बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा, इसलिए नाम है पेप्टाइडो। और नाम और नाग बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। अब नाम का मैं पूरा, नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। इतना तो मालूम होगा रे। ये अबे तुम लोग साहब बोटनी का तिया पाचा कर दियो अबे। एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो देखो, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है ना, वैसे ही एक डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव होता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। अब उसका मैं स्ट्रक्चर बताने नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है? एक पॉलीमर है, किसका? नाम प्लस नाक का। तो दो तरह के इसमें मोनोसेक्राइड हैं, एक तरह के, दो तरह के। इसलिए ये हेट्रो हुआ, या होमो हुआ, हेट्रो। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए नाम है इसका पेप्टाइडो। और ग्लाइकान मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज के डेरिवेटिव का ये पॉलीमर है। और होमो है या हेट्रो है? हेट्रो है। कोई दिक्कत? तो बैक्टीरिया के सेल वाल में यही होता है। तो आप इतना जान लो, ये काम आएगा, पक्का काम आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकान। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
ऐसे हजारों यूनिट्स अटैच रहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। आपने नाम सुना है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम, एक एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम। नहीं सुना तो सुन लीजिए, बाद में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन किसी वजह से लिखा लाइसोजाइम। नहीं सुना है? सुना है ना? देखो इसने भी सुना है, मतलब तुमने भी सुना है, मतलब इसका मीनिंग यही हुआ कि तुमने भी सुना है। ये कह रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय, इसने भी सुना है, तो इसका मतलब हुआ कि यू हैव आल्सो हियर्ड दिस। अंग्रेजी में यही है मतलब, मतलब पूछिए ना, व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय, तो इट मीन्स यू हैव आल्सो हियर्ड दिस। और कुछ लैटिन में बताएं क्या? सब समझिए, ठीक है। देखो, तुम सच में पढ़ने लगी है क्या? गुड। देखो, कल कभी नहीं होता है, जिसने आज से शुरुआत कर दी होगी शुरुआत। और देखो, आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है अगर लाइफ में आप खुश रहना चाहते हैं? सब इंसान का अल्टीमेट गोल क्या होता है? आप लोग दुनिया में मेहनत क्यों करते हो? खुश रहने के लिए। और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है लाइफ में? पैसा नहीं। पैसा नहीं। नहीं तो हर पैसा वाला इंसान जो है ना खुश रहता है, पैसा वाला इंसान तो और टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में। सबसे ज्यादा खुश इंसान वो रहता है जो अपने काम को अपनी ईमानदारी से करता है। एकदम ये बात जिंदगी में बसा लो। आपके पास कोई सा भी काम हो, अगर आप जिस काम को, जो भी काम आपके पास है, उसको आप पूरी ईमानदारी से करोगे, आप सबसे ज्यादा खुश रहोगे। डिप्रेशन में कौन इंसान आता है? जो अपने काम को ऑनेस्टली नहीं करता है। पैसा नहीं, पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। और जो इंसान भी अपने काम को ईमानदारी से करेगा, उसके लाइफ में इतना पैसा होगा कि उसकी जिंदगी की बेसिक नीड सारी पूरी होंगी। तो खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है। तो आप लोग जैसे क्या हो, स्टूडेंट हो, तो आपकी जिंदगी में खुशी इस बात से नहीं मिलेगा कि आप कितना स्टाइल मार रहे हो, आप कितना फैशन कर रहे हो, आप कितना गर्लफ्रेंड बना रहे हो, कितना बॉयफ्रेंड बना रहे हो। आपको नहीं, ये क्या तरीका है भाई? ये क्या है? इससे खुशी टेबल बजाने से खुशी नहीं मिलेगी। आप जो है ना, आपको खुशी मिलेगी अपने काम को करने से, पढ़ाई को करने से। सच बता रहा हूँ। आप अगर अपने पढ़ाई को ईमानदारी से करोगे, आपका परफॉर्मेंस, वॉट एवर योर परफॉर्मेंस, उसमें इंप्रूवमेंट होगा ना, तो आपको इंट्रिंसिक खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने काम को पूरी ऑनेस्टी से करें। अदरवाइज यू विल गेट डिप्रेस्ड टुडे और टुमारो, लेकिन होगा। डिप्रेशन के आप शिकार हो गए, ये लिख के रख लो। कोई भी जिंदगी में किसी स्टेज में, अब जैसे मैं अभी इस स्टेज में 2 बच्चों का बाप हूं, अगर मैं अपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाऊंगा ना, तो मैं डिप्रेशन में रहूँ, टेंशन में रहूँ। नहीं, हर इंसान के लिए हर लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइफ में, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने पूरी ईमानदारी से नहीं निभाया ना, तो वो खुश नहीं रह सकता है। वो डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे। देखो, हम लोगों ने अमाइनो एसिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, मोनोसेक्राइड पढ़ लिया, पॉलीसेक्राइड पढ़ लिया, ओलिगोसेक्राइड पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट फिनिश। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और पॉलीसेक्राइड क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन, अमाइनो एसिड, मोनो क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ओलिगो, देखो ओलिगोपेप्टाइड क्या है? ओलिगोपेप्टाइड किसको कहते हैं? नहीं, किसको कहते हैं? जिसमें 2 से 10 तक अमाइनो है, बताया था कि ना। और पॉलीपेप्टाइड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड को हमारे बुक में नहीं लिखा है, हमारे बुक में सीधे लिखा है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। दूसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड, ये भी क्या है? बायो। अब तीसरा बायो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या पढ़ा? दूसरा क्या पढ़ा? पॉली। और तीसरा क्या है? तो जस्ट स्टार्ट द न्यूक्लिक एसिड। एनसीईआरटी के, देखो आप एक काम करना, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, आप लोग एक काम करना, एनसीईआरटी के बुक में, देखो मैं बता देता हूँ वो टॉपिक पढ़ना इसमें। अरे नया वाला एनसीईआरटी इन्होंने क्यों किया यार इसमें, बराबर। ये बताओ कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिकुलर 9 है कि 8 है? आप जो है ना,
ये सब तो पढ़ ही चुके हो। अमाइनो एसिड वाला ये सब मत पढ़ना अभी। देखो अब आपको लिए क्या लग रहा है, बच्चों का खेल लग रहा है कि नहीं? आप इसके साथ कैसे खेल सकते हो, जैसे कि बच्चा टेनिस बॉल के साथ खेलता है, ठीक है ना? चलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये तो आपने पढ़ ही लिया पूरा, ठीक है ना? ये ये आप पूरा पढ़ेंगे, कुछ देखिए, कुछ खुद से पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ बात है जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, द एसिड इनसॉल्युबल पिलेट मतलब कि बायोमोलिक्यूल में पॉलीसेकेराइड एज ए अनदर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो उसमें क्या होता है ना, सेलुलोज भी होता है, उसमें आपका स्टार्च भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, इन्यूलिन भी होता है, काइटिन भी होता है। ये सब क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ रहता है। पॉलीसेकेराइड्स आर, देखो इस वाटर इनसॉल्युबल बताया था, एसिड इनसॉल्युबल नहीं कहा था। आप सुनो, आपको आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन अभी आ गया होगा कि सर आपने तो बताया था सेलुलोज इज अ वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टार्च इज अ वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ एसिड की बात हो रही है, याद करो। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब फिल्टर करते हैं तो थोड़े पॉलीसेकेराइड नीचे जाता है, इसलिए सारे के सारे पॉलीसेकेराइड क्या है, बायो मैक्रोमो और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। अब यहाँ पे शुगर से क्या मतलब होता है, सुनो। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। कार्बोहाइड्रेट प्रीवियसली नोन एज शुगर, क्यों? कुछ नोट करके लिखो एक पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स प्रीवियसली नोन एज शुगर, क्यों? अब इसको, अभी भी इसको शुगर कह देते हैं लेकिन नहीं कहते, अब नहीं कहते हैं। शुगर मतलब मीठा। मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट नॉट स्वीट इन टेस्ट। सिंस मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट बट नॉट ऑल। बट नॉट ऑल। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ग्लूकोज मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। गैलेक्टोज मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। फ्रक्टोज मीठा है कि खट्टा है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। माल्टोज मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। लैक्टोज मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। स्टार्च मीठा है कि खट्टा है? नहीं, बहुत कम मीठा है, स्लाइट। सेल्लोज मीठा नहीं है, नहीं है। ग्लाइकोजन मीठा नहीं है। लेकिन पहले ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट क्या था, मीठा था। तो दीज ऑल आर द मीठा, ऑल आर द स्वीट, नॉट स्वीट। इसका मतलब सब कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होता है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट रहे कि ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है कि सही स्टेटमेंट है? गलत है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, क्यों? क्योंकि इन्हीं का तो ज्यादातर शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है ना, लॉन्ग चेन। और ये सब क्या है, मीठा। व्हाट द पॉइंट ना, ये सब क्या है, तो शुगर का नहीं है, ये सब शुगर है, मीठा है। तो इसीलिए कहा गया कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, ठीक है? आ जाओ। दे आर थ्रेड containing different monosaccharides, different mono as a building block. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is beta glucose. Cellulose is a homopolymer. A starch is a variant of this but present in the कौन सा, alpha glucose, a storehouse of energy in plant. Animal have another variant called glycogen. Inulin is a polymer of fructose. In a polysaccharide chain, the right end is called reducing and the left end is called non-reducing. It has a branches as shown in the form of, all the starch form helical secondary structure. In fact, starch can hold iodine molecule in helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helix and hence cannot hold iodine. आ गया।
plant cell wall made up of cellulose, paper made from plant pulp and cotton fiber are cellulose. कोई दिक्कत? बता चुके हैं. There are more complex polysaccharide in nature. There are more complex polysaccharide in nature, like they have as a building block amino sugar. अमाइनो शुगर. नाग क्या है? अमाइनो शुगर. नाग क्या है? अमाइनो शुगर. क्यों? बिकॉज ऑफ एन. नाग इज अ एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो शुगर. लिख लो, यहीं पे लिख लो नीचे में. नेक्स्ट पॉइंट, नाग इज एग्जाम्पल ऑफ, नाग एंड नाम इज एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो. अभी रुको एक मिनट, कर रहा हूँ वापस, फिर इसको आगे भी कर दूंगा. एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो शुगर. देखो, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर. कौन सा? ग्लूकोसामाइन, एन एसिटोल. देखो, अगर एन नहीं है, सिर्फ COCH3 तो ग्लूकोसामाइन कहते हैं. एक जो फॉर एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल कैइटीन. और मोस्टली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कौन से हैं? होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? होमोपॉलीमर. दिस ऑल. तो आप पीछे वाला लिख लो, फिर उसके बाद आगे वाला लिखना. अच्छा, एक चीज और जान लो, दुनिया में हर चीज का एक स्केल होता है ना. हर चीज का एक स्केल होता है. लंबाई को मापने के लिए भाई मीटर उसका ऐसा ही यूनिट है. फोर्स को नापने के लिए न्यूटन ऐसा यूनिट है. ठीक है ना. आपको प्रेशर को नापने के लिए पास्कल यूनिट है. वैसे ही मिठास को नापने के लिए उसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कहते हैं स्वीटेनिंग इंडेक्स. और मिठास को हम लोग स्टैंडर्ड मिठास, किसके मिठास को कहते हैं? क्या कर रहा है? लगाएंगे कान के नीचे, दिमाग से कर देंगे. स्टैंडर्ड मिठास किसको कहते हैं? सुक्रोज के मिठास को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मिठास. तो सुक्रोज के मिठास को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड स्वीटनेस. और उसी से कोई चीज ज्यादा मीठा होगा, कोई चीज कम मीठा होगा. तो सुक्रोज के मिठास को हम लेते हैं 100 पॉइंट. अब किसी में सुक्रोज के मिठास को हम क्या देते हैं? 100 पॉइंट. तो स्टैंडर्ड स्वीटनेस इज ऑफ सुक्रोज. स्टैंडर्ड स्वीटनेस इज ऑफ सुक्रोज. सुन लो, इज ऑफ सुक्रोज. अब कोई चीज सुक्रोज से ज्यादा मीठा हो सकता है, कोई चीज सुक्रोज से कम मीठा हो सकता है. चीनी से ज्यादा मीठा, चीनी से कम मीठा. तो मिठास, चीनी का मिठास क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड. अब उससे कोई चीज ज्यादा मीठा हो सकता है, कोई चीज कम. जैसे फ्रुक्टोज चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है. सुक्रोज को हम लोग सुक्रोज स्वीटेनिंग इंडेक्स कितना है? लिख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है. तो इसका स्वीटेनिंग इंडेक्स है 100. और फ्रक्टोज का स्वीटेनिंग इंडेक्स कितना है? 170. तो फ्रक्टोज ज्यादा मीठा हुआ या कम हुआ? और माल्टोज का स्वीटेनिंग इंडेक्स लेस देन 100. एग्जैक्टली क्या होता है मुझे नहीं याद है, आता नहीं इसलिए याद नहीं. लेस देन. तो सुक्रोज के मिठास को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड स्वीटनेस. क्या कहते हैं? स्वीटनेस. और उसी से कंपेयर करते हैं. जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि ये बौना है, ये कहते हैं ये लंबा है. तो स्टैंडर्ड लंबाई को हमने कितना मान लिया? 5.5 फीट. अब 5.5 फीट से कम है तो बौना, 5 फीट से ज्यादा है तो लंबा. वैसे ही स्टैंडर्ड मिठास कितना माना? सुक्रोज. और उसका कितना पॉइंट दिया? 100. अब कोई चीज 100 से ज्यादा पॉइंट का है तो ज्यादा मीठा है. दुनिया में जो सबसे मीठा सब्सटेंस है, दे डू नॉट बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट, दे बिलोंग टू अदर केमिकल्स, प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल्स. आर्टिफिशियल स्वीटनर देखे ना, डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करता है टैबलेट, वो क्या होता है? हमको नहीं मालूम, तुम बताओ, जाके देख के आना. दैट इज नॉट बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट, दे बिलोंग टू प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस. ठीक है ना. तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता. क्यों नहीं होता वो सब अब आप लोग में, तो ये इतनी बात आपको ये ध्यान में रखना है. अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नाम तो लिख ही देंगे, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड नाम ही नहीं है, अभी बताएंगे, अभी 3 मिनट है अभी आपके पास. कौन सा? अच्छा, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें and they can release the hydrogen ion and which is found in mostly nucleus.
इसलिए नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम न्यूक्लिक एसिड क्या है? मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस, नॉट ऑलवेज, और हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, दे कैन इजीली रिलीज द हाइड्रोजन आयन, इसलिए नाम है इसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा, इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? क्या? मार के तुम्हारा मुंह थाइमिन जैसे, मुंह में मार के हम तुम्हारा थाइमिन बना देंगे, मुंह थमा देंगे मुंह को वहीं पे। अगर बोलोगे एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यूरासिल, मार के मुंह वहीं पे हम थमा देंगे। न्यूक्लियोटाइड इज नॉट दैट थिंग। हाँ चुप। दिस ठीक है, देखो इसीलिए तो पढ़ाया है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला दोगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। एनबी स्टैंड फॉर, सेरीज तुम जो बोल रही थी ना, यू आर टेलिंग अबाउट द नेम ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस में 5 चीजें आती हैं। एडिनाइन, हाँ यूरासिल गया था बिल्कुल, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। नहीं हुआ? चल